Welcome, students. Today we are going to read the third chapter of 8th class. The book is Honeydew and the lesson is Glimpses of the Past. Glimpse का मतलब होता है झलकियाँ, तो यहाँ पर हम पास्ट की बीते हुए समय की कुछ झलकियाँ हम इस लेसन में देखेंगे. So let us start. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. तो इस लेसन में कुछ आपको पिक्टोरियल ग्लिम्पस दिखाई गई हैं. पिक्टोरियल का मतलब इसमें पिक्चर भी साथ में है, जैसे हम कॉमिक्स पढ़ते थे पहले. तो ये कॉमिक्स टाइप आपका एक लेसन है जिसमें आपको विद पिक्चर दिखाया जाएगा सभी कुछ जो भी कुछ इसमें हैपन हुआ था. तो इसमें टाइम पीरियड जो है आपका 1757 से लेकर 1857 यानी कि 100 ईयर्स का पीरियड इसमें आपको नज़र आएगा. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स यानी कि बातें, ये पिक्चर्स और ये बातें विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. तो ये बातें और ये पिक्चर हमें हेल्प करेंगी क्या करने के लिए, ये क्लैरिफाई करेंगी आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करेंगी. ये आपको सभी हालातों से परिचय करवाएंगी जो कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, हमारे आज़ादी के लिए जो हमारी पहली लड़ाई थी उसके बारे में आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी तरफ ये आपको लेकर चलेगा. सो फर्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट पर मार्टर्स यानी कि शहीद, जो भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनको मार्टर्स कहेंगे हम. ये देखिए, एट अ फंक्शन इन दिल्ली शी इज़ लता मंगेशकर एंड शी इज़ सिंगिंग द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी. तो ये सॉन्ग जो है लता मंगेशकर ने गाया था. ओ माई कंट्री मैन, ये इसी को इंग्लिश में लिखा गया है. ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज़ फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टर्स. तो ये इस गाने में यही कहा गया है कि हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी शहीदी दे दी है, अपनी कुर्बानी दे दी है, उनके लिए हम अपनी आँखों को गीला करें और अपने देश के लिए जो सेक्रीफाइस किया है उसको याद करें. इसमें देखो सभी आपको देशभक्त दिखाए गए हैं. रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस. तो जो भी हमारे देश की आज़ादी में जिन्होंने रोल अदा किया उनके बारे में आपको इसमें इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा. सेकंड पार्ट देखिए, द कंपनीज़ कन्क्वेस्टिस. तो कंपनी जो हमारे देश में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1757 टू 1849 का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या वहाँ पे हैपनिंग हुई. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. तो यहाँ पर बात हो रही है 1765 के इंडिया की. देखिए इसमें येलो पार्ट जो आपको मैप में दिखाया गया है वो इंडियन प्रिंसेस का है, यानी कि इंडिया के ऊपर इंडियन प्रिंसेस का ही राज था उस टाइम और ब्रिटिश का राज बहुत कम था. ये जो पिंक कलर है ये आपको ब्रिटिश राज के बारे में दिखाई दे रहा है. तो लेकिन सुपीरियर वेपन्स उनके पास थे, ब्रिटिश लोगों के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. तो वो अपना जो राज है, साम्राज्य है, उसका विस्तार करते जा रहे थे इंडिया में 18th सेंचुरी में. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. इसका मतलब है कि वो दूरदर्शी नहीं थे, वो अदूरदर्शी थे, वो केवल छोटी सोच रखते थे इंडिया के जो प्रिंस थे उस टाइम. दैट अपस्टार्ट राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. तो ये जो राजा है ये कह रहा है कि द अपस्टार्ट उदंडी राजा बा, ये राजा को मतलब उदंडी कह रहा है और कहता है कि अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ देश में. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. ये जो इंडियन प्रिंस है वो आपस में ही लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे.
द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स। तो जो लोग थे वो कोई शांति नहीं थी उनमें, लगातार इंडियन प्रिंस तो आपस में लड़ते जा रहे थे। क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे इसीलिए अंग्रेज़ों ने ज़्यादा जल्दी से अपने ऊपर अधिकार जमा लिया था, अपने इंडिया में अपना विस्तार कर लिया था। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो ये उनकी शत्रुताएं थी, आपस की दुश्मनी थी जो इंडियन प्रिंस की, इसको राइवलरी कहते हैं। राइवलरी यानी शत्रुताएं। तो इसके कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आसानी से इंडियन प्रिंसेस का दमन कर पाई, यानी कि उनको दबा दिया उन्होंने। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। लेकिन एक बहुत ही अच्छा सुल्तान भी था, वो मुसलमान था टीपू सुल्तान, लेकिन वो बहुत ही दूरदर्शी राजा था, दूरदर्शी रूलर था। उसको पता था कि ये अंग्रेज़ जो है हमारे देश का नुकसान करेंगे, तो उसने अपनी जान की बाजी लगा दी अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स, नो लूटिंग बाय ठग्स। तो अभी लोग जो हैं तरह तरह की बातें करते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि भगवान का शुक्र है अब कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पर पीस है, शांति है और कोई किसी को नहीं लूट रहा, कोई लड़ाई नहीं हो रही, ना ही कोई यहाँ पर अब ठग बचा है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। तो ये राजा जो हैं वो खुश हो जाते हैं कि भगवान ने अच्छा ही किया जो ब्रिटिश को हमारे पास भेज दिया। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम। तो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के साथ ही हमारा सौभाग्य जुड़ा हुआ है, तो अंग्रेज़ों का आना हमारे लिए अच्छा है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट्स। यानी कि ये जो लड़ाई हो रही थी, टीपू सुल्तान तो क्योंकि मर गया था लड़ते लड़ते और जो अंग्रेज़ थे वो जीत गए थे, तो उसके बारे में लोगों के अलग अलग विचार थे। तो कुछ तो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों का आना अच्छा है, और यहाँ पर देखो कुछ लोग क्या कह रहे हैं, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथोन्ड आवर किंग्स। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि ये जो गोरे लोग हैं इन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया है, उन्हें सिंहासन से उतार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कहते हैं कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बेशक अच्छे नहीं थे, वो गद्दार थे, लेकिन अंग्रेज़ों से तो वो अच्छे ही थे क्योंकि वो हमारी इसी धरती के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। तो वो कहते हैं कि अब हमें इन फॉरनर्स का गुलाम बनना पड़ेगा, उनका स्लेव बनना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो और हमारे देश में क्या क्या चल रहा था उस वक्त, उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था। तो रिलीजियस लीडर थे जो वो क्या प्रीच कर रहे थे, क्या उपदेश दे रहे थे। वो कहते थे एनी वन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन। तो वो कह रहे थे कि समुद्र पार नहीं करना हमें, और जो भी समुद्र पार करके जाएगा पश्चिम की ओर उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। तो एक जो लोग हैं वो भी ये भी प्रीच कर रहे थे कि जो सारे दुखों का कारण है वो औरत है, यानी कि औरत के प्रति अच्छे विचार नहीं थे उस वक्त। द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैड लो सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम। लेकिन सच क्या था, जो इंडियन लोग थे उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खो चुके थे, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने खो दी थी, और ब्रिटिश जो है उनको डांटते डपटते भी थे। लेकिन जो इंडियन राजा थे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर उन्हीं के गद्दार बने हुए थे अपने देश के। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। लेकिन ये जो अंग्रेज़ हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, ट्रू यूर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो कई राजा थे जो वो गद्दारी कर रहे थे। तो ये अंग्रेज़ कह रहा है कि जो यहाँ के नेटिव हैं यानी कि इंडियन लोग हैं वो अनवर्दी हैं, अयोग्य हैं, वो अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, यानी कि इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ये इनकैपेबल भी हैं, यानी कि ये अयोग्य हैं। लेकिन जो एक राजा है ये कह रहा है कि नहीं योर ऑनर, मैं ऑनेस्ट हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, दे हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड्स। तो ब्रिटिश जो मर्चेंट थे, वो व्यापारी थे, वो अपना
व्यापार यहाँ बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, हैवी टैक्सेस लगा दिए फार्मर पर और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी ज़मीन, अपने खेतों को छोड़ दें। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, तो ये किसान कह रहे हैं कि तुम्हारा जो आदमी है तुम्हारे, वो हमारी सारी फसलें ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, तो फिर से वो अंग्रेज उनको कहते हैं कि लेकिन तुम अभी भी कर्जे में दबे हुए हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड टू यू जेल, तो वो उनको डराते धमकाते हैं कि तुम्हें ये जो टैक्स है वो देना ही पड़ेगा और अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स, तो लेकिन अंग्रेज़ लगे हुए थे अपने प्रॉफिट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाई करना चाहते थे, यहाँ पर अपना जो है व्यापार बढ़ाना चाहते थे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन द ब्रॉट इनटू इंडिया, तो वो ये रूल बना देते हैं कि जो भी इंग्लैंड से सामान तैयार होकर आएगा उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। अ गुड आइडिया, तो वो खुश हो जाते हैं ये आइडिया सोचकर कि यस, ये जो है ब्रिटिश के पक्ष की बात है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़, तो जो इंडियन इंडस्ट्री थे, उद्योग थे, उनको रियूंड कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उनके अगेंस्ट सारे रूल उन्होंने बनाए जिससे कि उनको क्रिपल कर दिया, क्रिपल यानी कि रौंद दिया। इनएविटेबल famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation, तो एक अकाल भी पड़ा 1822 से लेकर 1836 तक, क्योंकि खेती जो है बहुत कम हो गई थी, किसानों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी थी, तो अकाल पड़ गया और जो 15 लाख इंडियन लोग थे वो मारे गए भूख के कारण, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, तो जो हमारे देश में छोटे छोटे हाथ का काम करने वाली जो कलाएं थी उनको ख़त्म कर दिया ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने, ruined कर दिया हमारे देश के बिजनेस को। फोर्थ पार्ट है, देखिए यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन करते हैं राजा राम मोहन राय से। ये पीरियड है 1772 से लेकर 1833। राजा राम मोहन राय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, ये जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था बंगाल से, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, तो इनको पता था कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, वो कहता है कि हमारी जो कल्चर है हम इसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए। जो हमारी एंशियंट कल्चर है, पुरानी संस्कृति है, ये बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए हम योग्य हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सस्पिशन सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us, तो वो अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता है, अपनी सोसाइटी में सुधार करना चाहता है, और वो कहता है कि ये जो सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसकी पत्नी का नाम उमा है, वो उसको बताता है काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, कि गाय जो है वो कई रंगों की होती है लेकिन गाय का दूध एक ही रंग का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, तो इसी तरह से डिफरेंट टीचर्स यानी कि अलग अलग धर्मों के टीचर्स के अलग अलग विचार हैं, लेकिन उनका असेंस जो है, उनमें सार एक ही है, बिल्कुल सेम है। कोई भी धर्म जो है गलत शिक्षा नहीं देता है, यानी कि वो कहना चाहता है कि सभी धर्म जो है बराबर हैं और हमारी संस्कृति एक महान संस्कृति है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, लेकिन वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज रखता था, साइंस की नॉलेज भी थी उसको। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, तो वो इस बात के पक्ष में था कि जो नॉलेज है हमारी वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए, हमें सुपरस्टिशन से दूर रहना चाहिए। ही क्रॉस द सीज, उसने समुद्र को पार किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड गया। टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड दैम, तो वो ये देखने गया था कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं वो इतने पावरफुल कैसे हैं। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स,
बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। यहाँ पे रूलर है शासक और सब्जेक्ट है उसकी प्रजा। तो वो राजा राम मोहन राय है जो इंग्लैंड जाकर वो अंग्रेज़ों से बात करता है कि हम आपको अपना रूलर एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपको भी हमें आपकी प्रजा मानना होगा, और ये भी आप याद रखना होगा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये एक रूलर की कि वो अपनी सब्जेक्ट्स का ध्यान रखे, अपनी प्रजा का ध्यान रखे। He started newspapers but the suspicious British stopped them in 1823। तो वो राजा राम मोहन राय था जो अपने लोगों को जागरूक करने के लिए वो न्यूज़पेपर शुरू करना चाहता है, लेकिन अंग्रेज़ थे जो वो बहुत चालाक थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने इसको रोक दिया 1823 में इस काम से, ताकि वो अंग्रेज़ इंडियन लोगों को जागरूक ना कर पाए। फिफ्थ, ऑपरेशन 1765 to 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस इन 1818। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो कंटिन्यू रखा उन्होंने ऑप्रेस करना इंडियन को, और दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो उन्होंने अपना ही कानून पास किया, एक थर्ड रेगुलेशन था जो इसके तहत क्या था, इंडियन को किसी भी बिना बताए किसी कारण के भी कोर्ट में कोई ट्रायल के बिना ही उनको जेल में डाला जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। तो अंग्रेज ऑफिसर थे जो वो इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे खुद, और अपने प्राइवेट बिजनेस को वो अच्छा बना रहे थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीज़ to India। तो 1829 की बात है कि ब्रिटेन ने जो ब्रिटिश गुड्स थी, यानी कि ब्रिटिश इंग्लैंड में बना हुआ सामान था 7 करोड़ रुपए कीमत थी, जिसकी उन्होंने एक्सपोर्ट किया इंडिया से। तो यानी कि उन्होंने अपना मुनाफा कमाया 7 करोड़ रुपए का। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद एक गवर्नर है जिसका नाम था जनरल बेंटिक, वो क्या करता है, रिपोर्टेड बैक होम, वो घर आता है वापस, और द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई। इसके बाद ब्रिटिश जो व्यापार था वो प्रॉस्पर कर रहा था, लेकिन इंडियन जो इंडस्ट्री थी वो डाई हो रही थी, वो र्यूंड हो रही थी। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी कि ये क्या था कि भोले भाले लोग थे जो कॉटन वीवर, यानी कि हमारे जो देश के जुलाहे थे, वो हाथ से काम करने वाले, हाथ से कपड़ा बुनने वाले लोग थे जो वो भोले भाले साफ दिल के थे। आर ब्लीचिंग यानी कि वो सफ़ेद थे दिल से, और इंडियन लोग थे जो अंग्रेज़ लोग थे वो वैसे गोरे थे लेकिन वो दिल के काले थे। डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 56। The education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change। क्योंकि इंडिया में उस टाइम पारसी पढ़ाई जाती थी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी, लेकिन 1835 में एक इंग्लिश मैन था जो मैकॉले, उसने एक सजेस्ट किया उसमें, यानी कि एजुकेशन में भी एक चेंज लाया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। तो उन्होंने रूल बना दिया कि हमारी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी यहाँ पर इंडिया में। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर दैम। तो वो कहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन, वो इंडिया में ऐसे क्लर्क पैदा करेगी जो हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि अगर संस्कृत पढ़े हुए क्लर्क थे तो वो उनके लिए कोई काम नहीं थे। Incidentally, it also produced a new generation of intellectual।
तो लेकिन इससे क्या हुआ, एक फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ी पढ़कर जो हमारे देश में एक ऐसी न्यू जनरेशन भी पैदा हुई जो कि बुद्धिजीवी थी, यानी कि उनको भी ज्ञान हो गया था कि अंग्रेज़ लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, तो ये आपस में बात कर रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वो कहता है हमें इसके लिए जो है कष्ट भी उठाने पड़े पार्लियामेंट में तो भी हम उठाएंगे, लेकिन हम अपने भाइयों को पढ़ाएंगे। By 1856 द ब्रिटिश हैड conquered द होल ऑफ इंडिया। अब देखिए जो येलो पार्ट था पहले ज़्यादा था, लेकिन अब पिंक पार्ट जो है ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि ब्रिटिश एरिया जो है वो ज़्यादा बढ़ गया था 1856 तक। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, क्योंकि उन्हें अब इंग्लिश मैन जो हैं वो अपने आप को प्रॉस्पर कर रहे थे, यहाँ पे इंडियन से उनको कोई मतलब नहीं था। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स। तो वो कहते हैं हमें अपनी जॉब खो दी है, अपनी भूमि हमने ज़मीनें खो दी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे अपना भाईचारा भी ख़राब कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। तो वो आपस में कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, बातों से काम अब नहीं चलेगा। द स्पार्क्स, स्पार्क्स का यानी होता है मतलब चिंगारी, यानी कि चिंगारी भड़क उठी थी। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द peasants इन बंगाल एंड द Santhals who had lost their lands under new and land rules। तो पीसेंट होते हैं किसान, और उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी, तो वो बहुत ही उग्र हो गए थे, निराश हो गए थे। एंड दे रोज़ इन रेबेलियन, वहाँ पे एक विद्रोह भी मतलब उठ गया था। रोज़ का मतलब उठना, रोज़ इन रेबेलियन, उनमें एक विद्रोह की भावना जाग गई थी। एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर स्पॉटर्स अलाइक। और ये जो मास सेकर्ड वर्ड लिखा है, मास सेकर्ड यानी कि बहुत से लोग जो हैं वो नरसंहार हो गया था, यानी कि बहुत सी लड़ाई हो गई थी तो उसमें नरसंहार तो होगा ही, बहुत से आदमी मारे गए थे। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। तो असंतोष जो है ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन द सर्वेंट्स। तो वो कहते हैं कि इंडियन लोगों को अब ये पता चल गया था कि हमें तो वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड लो प्रमोशंस, ना तो हमारी प्रमोशन है और ना ही हमें कोई अच्छा वेतन मिलता है। पिटेंस का मतलब बहुत ही हमें अल्प वेतन दिया जाता है, और जो वाइट सोल्जर हैं उनको बहुत बड़ी सैलरीज दी जाती हैं। द अंग्रेज़ आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। और अंग्रेज़ हमें कहते हैं कि तुम समुद्र पार करो जो कि हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम। वो कहते हैं ये टोपी वाले कौन होते हैं हमारे ओल्ड कस्टम को बदलने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज़। तो एक गद्दार ये जो राजा है ये कहता है कि मुझे अंग्रेज़ों को बताना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। तो जो एक सिपाही था मंगल पांडे, उसने अटैक कर दिया और अपने एक सहायक पर जो कि अंग्रेज़ था, और उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। Thousands of other सिपाही रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। यानी कि उसकी देखा देखी मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, तो बाकी सिपाहियों ने भी अपनी वर्दियां उतार दी और विद्रोह कर दिया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. Oh, proud Brahman soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? तो जब पंडित लोगों को ये पता चला कि जो वो बारूद यूज़ कर रहे हैं और जब उसको मुंह से छीलना पड़ता है तो उसकी ऊपर चर्बी लगी हुई गाय की और सूअर की। व्हाट, तो वो ये बात सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो मुसलमान और हिंदू दोनों ही अपने आप को धोखे में मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हम दोनों को धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services।
तो ये एक कस्टम था, यानी कि चपाती पूरे विलेज टू विलेज भेजी गई, ये बताने के लिए कि उनका जो एम्परर है वुड वांट देयर सर्विस, कि सभी को हमें एक हो जाना है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो ये एक रोटी के आदान प्रदान के द्वारा उन्होंने आपस में एकता कर ली कि हाँ, हम इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स डेथ टू द फॉरनर। तो ऐसे ही लोटस फ्लावर यानी कि कमल के फूल भी पूरे इंडियन सोल्जर्स में एक दूसरे को दे दिए गए, जिससे कि उनको पता चल गया कि हम जो है फॉरनर को डेथ तक पहुंचा देंगे। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। और जो बाकी लोग थे वो भी देशभक्तों को, जो देशभक्ति के काम में लगे हुए थे, उनको शेल्टर देते थे, उनको आश्रय देते थे अपनी जान की परवाह किए बिना। रिवोल्ट देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक द मेरठ। तो मेरठ में जो है ये रिवोल्ट शुरू हुआ सबसे पहले, वायलेंट यानी कि हिंसक। द सिपाही मार्च टू दिल्ली। जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ चल पड़े। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। तो बहादुर शाह राजा था उस टाइम दिल्ली का। और द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। और जो विद्रोह था वो धीरे धीरे दिल्ली तक भी पहुंच गया। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। तो बहुत से राजाओं ने जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी तो वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड। तो वो सभी इस बात से अग्री हो गए थे कि अब जो अंग्रेज़ों का राज है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू। तो वो आपस में बात करते हैं कि हाँ, हम सभी मिलकर एक हो जाएंगे और इस काम को करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। मैनी फॉर्मर रूल्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ में थी, तो वो भी गुस्से से भरी हुई थी। वो कहती है कि जो गोरे लोग हैं इन्होंने मेरी भी राजधानी को मुझसे छीन लिया है। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज़ र्यूनिंग आवर लैंड्स। यानी कि पूरे देश में ये विद्रोह फैल चुका था सभी जगह पर। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर। तो ये जो अपसर्ज था यानी कि आंदोलन था, इसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सभी ने विद्रोह को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था जो कि। द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद। तो उसके बाद दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, ये सभी जगह पे विद्रोह जो है वो फैल चुका था। अजीमुल्ला खान टोल्ड तांत्या टोपे वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन हिज वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो नाना साहब को अपना लीडर चुन लेते हैं इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज ट्रिस्ट। 80 साल का जो ओल्ड कुंवर सिंह है बिहार से, उसको गोली लग जाती है कलाई में। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो वो ये कहते हुए अपनी कलाई को काट देता है कि ये जो मेरी गंगा माँ को श्रद्धांजलि है। यानी कि द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो जो शहीद लोग थे वो सारे टूट पड़ते हैं। पाउंस्ड का मतलब टूट पड़ना, और एक पिच्ड का मतलब घमासान लड़ाई जो है शुरू हो चुकी थी नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में, पूरे उत्तरी भारत में एक लड़ाई छिड़ गई थी, विद्रोह छिड़ गया था, जिसे कि हम हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसके नाम से जानते हैं, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट। SD सावंत ने ये लेसन लिखा है आपके लिए। ये जो पिक्टोरियल ग्लिम्पस आपको दिखाई हैं, इसके राइटर कौन हैं? SD सावंत। तो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि हमारा लेसन जो है काफ़ी लंबा था, तो आप इसको हाफ़ करके भी सुन सकते हैं। एक दिन में आप हाफ़ सुन लीजिए। वी हैव completed our whole chapter in this video. Students, thanks for watching.